हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं एटम्स की। हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड ने क्या कहा कि जो हमारे मैटर होता है, जिसे उन्होंने पदार्थ नाम दिया, वो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर को अगर आप स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉलर यूनिट में डिवाइड होता रहेगा। पर एक टाइम एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो मैटर क्या है, फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस जब पार्टिकल का है फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा, उसको उसने क्या नाम दिया महर्षि कनाड ने, परमाणु। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटम्स की। ये कोई साइंटिफिक प्रूफ के बेस में नहीं बताया, ये एक फिलोसोफर थे महर्षि कनाड। उनके अकॉर्डिंग एटम्स क्या है कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उनके अकॉर्डिंग में जो कनाड ने कहा कि आप किसी मैटर को अगर डिवाइड करते हैं तो जब उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं। डेमोक्रिटस ने ही इस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। और एटम मीन्स क्या होता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीनिंग इनडिविजिबल, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना जो भी चीज होती है, जो स्पेस एक्यूपाई करती है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो हमारा मैटर होता है। पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे मैटर को हम एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है उस पार्टिकल का, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। समझ गए, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। एंटोनी एंड लेवोशर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, दो इंपॉर्टेंट रूल एस्टेब्लिश करे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है वो समझते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, तो क्या हमारा मास चेंज होता है या नहीं। मतलब ड्यूरिंग जब हम कोई भी केमिकल की केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में हमारे मास में कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज आपके पास दो केमिकल हैं, एक्स और वाई। एक्स आप कॉपर सल्फेट, वाई सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा भी आप केमिकल्स ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने एक्स को क्या नाम दिया, कॉपर सल्फेट, और वाई आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सबसे पहले क्या है, आप इनके सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों ही का ही 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 10 ml वाटर में। बिकॉज सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कॉनिकल फ्लास्क में अपना सॉल्यूशन वाई लेंगे। वाई क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है आपका कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये इसमें क्या है आपका सॉल्यूशन वाई या सोडियम कार्बोनेट। इसी फ्लास्क के अंदर आपको क्या रखना है, अपना सॉल्यूशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को आपने इग्निशन ट्यूब में रखना है। इग्निशन ट्यूब क्या होती है कि जब आप किसी भी स्मॉल अमाउंट, एक टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, पर आप इसको क्या है डायरेक्ट हीट दे सकते हैं। उस ट्यूब को आप क्या कहते हैं, इग्निशन ट्यूब कहते हैं। इसके बाद आप इस इग्निशन ट्यूब को अपने जो सॉल्यूशन है या अपना जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसमें केयरफुली रख देंगे। इस तरीके से रखें जिससे आपके सॉल्यूशन क्या हो, मिक्स ना हो पाए। इसके बाद अपने कॉनिकल फ्लास्क को कॉर्क की हेल्प से क्या कर दें, उसको बंद कर दें। इसके बाद क्या है कि आप अपने फ्लास्क का वेट मेजर करेंगे विथ इट्स कंटेंट। कंटेंट मीन्स आपको एम्प्टी फ्लास्क का वेट नहीं करना है। जब आपने अपने सॉल्यूशन रख दिया, आपने इग्निशन ट्यूब रख दी, उसके बाद आप अपने फ्लास्क का वेट मेजर करेंगे। उसके बाद वेट मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो फ्लास्क है उसको क्या करना है, टिल्ट एंड स्विल। मीन्स आपने उसको थोड़ा झुकाना है और उसे रोटेट करना है, जिससे क्या हो कि आपके सॉल्यूशन एक्स और वाई क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स क्योंकि हमने पहले क्या किया, उनको इस तरीके से रखा कि वो मिक्स ना हो पाए, तब हमने उसका वेट लिया। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से उसका वेट चेक करेंगे। जब हम वेट चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब ये केमिकल रिएक्शन हुई, जब हमारे सॉल्यूशन मिक्स हुए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि हमारे दो अलग तरीके के आपने सब्सटेंस यूज किए तो उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी।
तो उसके बाद आपका जो फ्लास्क का मास है और जो उसके कंटेंट है, उसका जो मास है वो क्या है, चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चला, जब आपने इन फ्लास्क का वेट मेजर किया बिना मिक्सिंग के, मिक्सिंग करने के बाद। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब नहीं हम मास क्या है, किसी का भी मास बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, क्योंकि मास को ना ही आप चेंज कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो। समझ गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आप मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में कंपाउंड पढ़ा था ना, तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर जो चीज फॉर्म करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे जो लेवेसर थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें जब भी कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, चाहे वो H2O NH3 हो, कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो उसमें जो प्रपोर्शन होता है हमारे एलिमेंट का वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका कंपाउंड है वो आपको कहाँ से मिला, किसने प्रिपेयर किया, उससे आपके जो प्रपोर्शन है आपके एलिमेंट का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसका प्रिपरेशन से या कहाँ से आपको मिला है, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि आपका जो कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका वाटर, वाटर क्या है आपका कंपाउंड, कैसे, क्योंकि आपको वाटर किस फॉर्म में मिलता है, H2O। मतलब ये इसका क्या है, फॉर्मूला है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें आपको क्या है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। तो ये क्या है, कंपाउंड है। जब कंपाउंड क्या होता है, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वाटर क्या है, कंपाउंड। अगर हम मास की बात करें तो हमारे हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 8। देखो एक दिन में आपको ये याद नहीं हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में कि उनका मासेस क्या होता है, पर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, बार बार उन्हें सुनेंगे, तो आपको याद होने लगेंगे कि इनका मास क्या होता है। वैसे ही अभी सुनिए कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 8। तो जब हमारा वाटर आपको मिला, चाहे वो आइस के थ्रू मिला, आपको लिक्विड फॉर्म में मिला या वेपर फॉर्म में, आपको जो भी जिस जो भी फॉर्म है वाटर की, आपका हमेशा मास क्या होगा, 1:8। अब आप क्या क्या है, सपोज आपका 9 ग्राम वाटर क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, 9 ग्राम। तो हमेशा जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि आपका जो भी कंपाउंड है उसमें आपके एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। वाटर में आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। सिमिलरली आपकी जो अमोनिया होती है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3। अब इसमें हमारा नाइट्रोजन का मास क्या होता है, 14, और हाइड्रोजन का मास 1। पर यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है, 3। तो आपका यहाँ पे रेशियो क्या दिखा रहा है, 14:3। तो हम क्या कहते हैं कि जब अमोनिया फॉर्म होगी, सोर्स कुछ भी है, किसी ने भी बनाई, पर हमेशा आपको कितनी नाइट्रोजन मिलेगी, 14 ऑफ नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितनी मिलेगी, 3। देखो वाटर के केस में कितनी मिली, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पर हमारे नाइट्रोजन के केस में कितनी हाइड्रोजन मिलेगी, 3 ग्राम। तो ये कौन जो प्रपोर्शन है हमारे कंपाउंड का वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। हमारा जो कंपाउंड है वो जो भी फॉर्म हो रहा है उसमें जो भी एलिमेंट है उनकी जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। आप कहीं से भी उसे ले आइए, कोई भी उसे प्रिपेयर कर ले, प्रपोर्शन क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, इसको आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। मतलब दोनों ही जो लॉज हैं ये सेम है, कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन। जो हमारे प्राउस थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो एलिमेंट होता है केमिकल सब्सटेंसेस में, वो हमेशा क्या है, अपने मास के द्वारा क्या होता है, हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में ही मिलता है। मतलब आपका जो प्रपोर्शन होगा आपके एलिमेंट का, उसके मास के अकॉर्डिंग, मतलब आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि उसका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट है उसके मास के बेसिस में। तो प्राउस ने क्या कहा कि जो हमारा एलिमेंट होता है केमिकल सब्सटेंसेस में, वो हमेशा क्या होता है, डेफिनेट प्रपोर्शन में होता है बाय मास। मतलब अपने मास के अकॉर्डिंग वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में होता है। इसके बाद जो हमारे केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने मैटर के नेचर के बारे में एक थ्योरी बताई। ठीक है, उन्होंने, जो हमारे फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बताया था फिलोसोफर ने कि हमारा मैटर क्या होता है, जब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता है तो उसे कनार्ड ने क्या कहा, उन्होंने उसे परमाणु कहा, और वैसी डेमोक्रिटस ने उसे क्या कहा, एटम का। तो डाल्टन ने वही आइडिया पिक करा कि जो फिलोसोफर के अकॉर्डिंग कि जो भी मैटर की वाली स्टेज जब वो क्या है फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसी को उसने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। तो एटम क्या होता है, किसी भी मैटर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जब क्या है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो वही चीज क्या होती है, एटम होती है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी, क्योंकि हम क्या कहते हैं मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब ये समझ लीजिए जैसे सबसे छोटा आपने क्यूमिन सीड देखी होगी ना, जीरा, अगर आप उसको डिवाइड करने लगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है। जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है वही क्या है, हमारे क्यूमिन सीड का एटम। क्योंकि मैटर क्या है, जो स्पेस लेता है, जिसका कुछ मास होता है, वही मैटर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैटर का वो पार्टिकल जो क्या है स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जो ये थ्योरी थी डाल्टन थ्योरी, ये किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। उन्होंने इसी थ्योरी को, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसको एक्सप्लेन किया। डाल्टन के अकॉर्डिंग, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हमारे मैटर होते हैं, मैटर मीन्स चाहे वो हमारा एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, या हमारा मिक्सचर हो। एक बात याद रखना, मैटर में बार बार बोल रही हूँ कि मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो क्या है कि हमारे एलिमेंट का भी मास है, कंपाउंड मिक्सर, तो हमारा जो भी मैटर होते हैं जितने भी, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सर है, वो हमेशा क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। मतलब चाहे आप एलिमेंट में कह लीजिए, कंपाउंड में कह लीजिए, मिक्सर में कह लीजिए, या मैटर में कह लीजिए, ये सब किससे मिलकर मिले हैं, एटम से मिलकर बने हैं। क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी पार्टिकल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे वो समझते हैं। जो हमारे डाल्टन थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा मैटर होता है वो क्या है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं या जो एटम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। हमारे जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मींस हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको आप नहीं क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब एटम इतना छोटा पार्टिकल्स है, इसका मीन्स ये नहीं कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर ले रहे हैं या क्रिएट कर ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। तो एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। आप इनको नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स के एलिमेंट मीन्स, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, या वो क्या है, एटम से मिलके बना है।
ये एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। मींस उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर क्या है जो एटम्स हैं हमारे एलिमेंट के वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो हम ये जैसे कह रहे हैं कि हमारे एलिमेंट का जो एटम्स होगा, एलिमेंट जैसे हमारा अगर हम करें O2 की बात, तो O2 के जितने भी हमारे एटम्स होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, हमेशा सेम होगी, क्योंकि एटम्स क्या है, सेम है, पार्टिकल्स क्या है, सेम है। वैसे ही अगर आपके जो एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे आपके आप वाटर ले लीजिए या NH3 अमोनिया ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि जो मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि N की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, H की अलग प्रॉपर्टीज होगी, और मास भी क्या होता है, नाइट्रोजन का मास कितना बताया 14, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है एटम्स में, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हमारा जो एलिमेंट है वो सेम है तो वहां पे मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। जो हमारे कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं, क्योंकि हमारे कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जब हमारे कंपाउंड में एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, स्मॉल होल नंबर। होल नंबर्स मीन्स कि ये नहीं कि आप हाफ ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एटम्स का हम हाफ ही ले रहे हैं, हाफ नंबर्स ले रहे हैं, हमेशा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5। ये नहीं होगा कि हाफ 1/4। तो हमेशा क्या होंगे, एटम्स कंबाइन होंगे स्मॉल होल नंबर्स में। जो हमारे एटम्स का रिलेटिव नंबर्स होता है किसी भी कंपाउंड में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जो हमारे एटम्स होंगे, जो कंपाउंड फॉर्मेशन में हमारे एटम यूज हो रहे हैं, उनके जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब बात करते हैं हमारा एटम्स कितना बड़ा हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स। तो कितना बड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका साइज, की ये नहीं कि है ही नहीं साइज, क्योंकि अगर साइज है तभी वो है, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो कितना बड़ा होता है, जो हमारे एटम्स है हमने समझ लिया कि वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे आप देख नहीं सकते। आपने अगर हम कहेंगे कि अरे जो हमारे सामने है इतने साइज का है, तो आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होता है। हमारे जो एटम्स का एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते हैं, हम नैनोमीटर्स में। और नैनोमीटर्स कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹मीटर, या आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना लिखा है, 1/10⁹मीटर। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड में हटा दें तो इसे कैसे लिखते हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁻⁹मीटर। तो क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो हम किसी भी एटम का साइज किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में। और नैनोमीटर्स कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। अब समझते हैं कि हमारे मॉडर्न डेज में जो हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अपने एटम के जो भी सिंबल यूज करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे डॉल्टन, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एलिमेंट्स के लिए क्या है, सिंबल का यूज किया। जो ये यूज कर रहे थे ना एलिमेंट के सिंबल का, उनका यूज सिर्फ सिंबल तक नहीं था, वो इसके साथ साथ जो हमारे एलिमेंट की डेफिनेट क्वांटिटी है उसको भी बताया था सिंबल के थ्रू। मतलब डॉल्टन ने एलिमेंट को सिर्फ सिंबल नहीं दिया, साथ ही साथ जो एलिमेंट की डेफिनेट क्वांटिटी है उसको भी एक्सप्लेन किया थ्रू द सिंबल। जो बर्जीलियस थे उन्होंने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, उसके जो भी हमारा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वो क्या हो, उसके 1 और 2 लेटर से मिलके बना। मतलब उसने एलिमेंट को, बर्जिलियस ने एलिमेंट को कैसे नाम दिया, जो भी उसके लेटर होंगे, उस एलिमेंट का नाम होगा, उसके थ्रू, उसके फर्स्ट या 2 लेटर से उसने क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट का इस तरीके का सिंबल हो सकता है। जैसे हमारे डॉल्टन ने क्या किया कि हाइड्रोजन को इस तरीके का
सिंबल दिया कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, एक सर्किल होगा, उसमें डॉट होगा। ऐसे ही कार्बन का, ऑक्सीजन का, इन्होंने इस तरीके के सिंबल बताए। आज के टाइम पे अलग हैं, मतलब जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल इस तरीके से दिया। साथ ही साथ जो हमारे एलिमेंट्स में एटम का प्रपोर्शन है उसे भी इन सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन किया, बताने के लिए इन सिंबल का यूज किया। अब स्टार्टिंग में क्या था कि कोई भी एलिमेंट्स को नाम कैसे डिराइव होता था कि जहां से वो एलिमेंट आप मिलता था। मतलब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कॉपर कहाँ से मिला, साइप्रस से मिला। तो उस टाइम पे इसलिए साइप्रस से मिलने की वजह से कॉपर का नाम क्या पड़ गया, कॉपर पड़ गया। तो क्या था कि स्टार्टिंग में हम किसी भी एलिमेंट को नाम किस बेसिस में दे रहे हैं, जहां से वो मिल रहा है। कुछ एलिमेंट्स को नाम क्या है उनके स्पेसिफिक कलर के बेसिस में। जैसे हमारा एग्जांपल है गोल्ड का। गोल्ड का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है, और गोल्ड हमारा एलिमेंट होता है। तो हमारा इसके येलो कलर होने की वजह से इसको क्या नाम दिया, गोल्ड नाम दिया, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, येलो का इंग्लिश वर्ड मीनिंग गोल्ड होती है। आज के टाइम पे ये तो हो गया कि एलिमेंट को जहां से वो मिला या कौन से कलर के बेसिस में। पर आज के टाइम पे जो हमारे एलिमेंट को नाम दिया जाता है वो कौन देता है, IUPAC, जिसका मीनिंग है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, हमारा एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करता है हमारे एलिमेंट, सिंबल और यूनिट्स के नेम को क्या करता है, अप्रूव करता है। मतलब ये जो भी हमारे एलिमेंट्स का नाम है वो किसने अप्रूव किए हैं, IUPAC ने। ठीक है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द सिंबल क्या होते हैं, उनका जो भी नेम होता है उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर के बेस में दिया गया है। मतलब जितने भी हमारे पीरियडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स का जो नाम है उनके नाम पे है, उनका फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज करके उनके सिंबल बनाए गए हैं। जो बर्जीलियस ने भी कहा कि हमारे एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, उसके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड लेटर होता है उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स बनाते हैं। तो ज्यादातर जो हम सिंबल है हमारे एलिमेंट्स वो क्या है, अपने जो उनका नाम है उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर के बेस में। जो फर्स्ट लेटर होता है हमारे सिंबल का वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जो हमारा सेकंड लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हमारा, H, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर हमने एक ही वर्ड यूज किया हाइड्रोजन का H, तो क्या है, कैपिटल लेटर में। एल्युमिनियम का जैसे फर्स्ट लेटर क्या है, A, तो A क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और L क्या हो गया, स्मॉल लेटर। आप कभी भी A और L कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि IUPAC क्या कहता है कि जो नाम है एलिमेंट का उसमें फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और जो सेकंड लेटर होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल लेटर में। उसी तरीके से जो कोबाल्ट होता है इसमें भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर में होगा। अब ये तो हो गया हमारे जो लेटर बेस में। अब क्या होता है कि कुछ हमारे एलिमेंट के सिंबल्स के ऐसे फॉर्म होते हैं उनके फर्स्ट लेटर के नेम पे, और जो जो उनका थर्ड लेटर होता है उसके नाम पे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड जो हमारा स्मॉल लेटर होगा। पर कुछ एलिमेंट क्या है उनके नाम पे कंफ्यूज मत करना, जैसे आप क्लोरीन में इसको CH नाम नहीं देंगे। ठीक है, आप इसमें क्या है, क्लोरीन को कैसे नाम दिया है, क्योंकि एक्सेप्शनल केमिस्ट्री का मतलब ये समझ लिया आपको एक्सेप्शनल केस सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो ये चीजें समझने की है कि जो मोस्ट ऑफ केस है कि मतलब ज्यादातर एलिमेंट का नाम हम फर्स्ट और सेकंड लेटर को यूज करके ही बनाते हैं, पर कुछ जो हमारे एलिमेंट है उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे क्लोरीन में। तो यहाँ पे क्या लिया, C और L। तो यहाँ पे हमारा C क्या हो गया, कैपिटल लेटर में, और L क्या हो गया, स्मॉल लेटर में। वैसे ही जिंक में क्या होता है, Z और N को यूज करके क्या बनाया, जिंक। Z कैपिटल में, N स्मॉल लेटर में। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने एलिमेंट्स के सिंबल फॉर्म करते हैं। कुछ एलिमेंट जो हमारे हैं उनका सिंबल क्या है, लैटिन, जर्मन और ग्रीक के जो ये हैं इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को नाम दिया। IUPAC ने नाम दिया है ये। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा आयरन होता है ना, जिसका सिंबल क्या है, Fe। अभी हमने यहाँ पे I और R नहीं यूज किया। अगर हम कहें कि आयरन का सिंबल क्या है, IR नहीं है, हमने उसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर यूज नहीं किया। हमने क्या किया, जो उसका लैटिन वर्ड है फेरम, फेरम को यूज करके क्या बना,
Fe। तो आयरन का हमारा क्या होता है, सिंबल होता है Fe, क्योंकि ये क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, फेरम होता है। वैसे ही सोडियम का होता है Na, जो हमारा नेटेरियम नाम है। ठीक है, पोटेशियम का कालियम है, इसीलिए पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। याद रखना, आयरन का सिंबल होता है Fe, सोडियम का सिंबल होता है Na, और हमारा पोटेशियम का सिंबल होता है K। सुनते रहिए, बार बार रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, समझ आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हमारा हर एक एलिमेंट का एक यूनिक नाम होगा, यूनिक सिंबल होगा, जिसके लिए हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। जैसे हमारे एलिमेंट दिए ना, एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरान, ब्रोमियम, कैल्शियम, कार्बन, बहुत सारे हैं हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, इन सब का क्या है, एक यूनिक सिंबल है। जैसे एल्युमिनियम का हमने पढ़ लिया AL है, आर्गन का AR है, बेरियम का BA है। यहाँ पे तो नॉर्मली हमने फर्स्ट लेटर सॉरी सेकंड लेटर यूज किया है, पर जैसे हमारे कॉपर एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है, Cu, ना ही इसमें सेकंड है, ये इसके लैटिन वर्ड के हैं। फ्लोरीन का F, गोल्ड का AU। तो याद रखना कि इनको जितने आप प्रैक्टिस में करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक सिंबल होता है, यूनिक नेम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास, जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसने जो हमारा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसको एक्सप्लेन किया। मतलब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ना, उसने एटम के मास को, और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का प्रपोर्शन होता है या किसी भी एटम का जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो आइडिया ऑफ एटॉमिक मास को, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, कैसे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के थ्रू। ठीक है, हमारा क्या होता है, हर एक एलिमेंट का, उनके डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, जो हमने अभी समझा नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ये क्या है, मास है, एटॉमिक मास है एलिमेंट का। और एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब क्या है, एलिमेंट है। इनका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। तो किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। तो ये क्या है, हमारे 1 एटम। क्योंकि हम अगर बात करें NH3 में अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, कंपाउंड की फॉर्म में, NH3 क्या है, कंपाउंड की फॉर्म में। तो अगर हम एक एटम का, इस हाइड्रोजन के एक एटम का मास पूछेंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, पर अगर हम 3 हाइड्रोजन के मास की बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1। तो इसीलिए क्या कहा है कि एक एटम के, 1 एटम के मास को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। जो हम 1 एटॉमिक मास है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या है, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, जो कार्बन का मास होता है ना वो 12 होता है। यहाँ पे क्या है कि हमने कार्बन को स्टैंडर्ड यूज किया है। स्टैंडर्ड मतलब जब हम किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं ना, कि इसका कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो हमने किससे कंपेयर किया, कार्बन से। तो क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास यूनिट किसके इक्वल है, जो हमारे 1 एटम ऑफ कार्बन 12 उसके मास के इक्वल है। मतलब 1/12 हमारा जो कार्बन है उसके इक्वल किसी भी एटम्स की क्या होगा, मास होगा। जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है हर एक एलिमेंट का, वो उसके किसके रिस्पेक्ट में हम उसे फाइंड आउट करते हैं, एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमारा एटम जो है कार्बन का वो क्या है, स्टैंडर्ड है। कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इसी के रिस्पेक्ट में हम जितने भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, उनका जो एटॉमिक मास है वो किसके बेसिस में निकाले गए हैं, किसके बेसिस में फाइंड आउट किए गए हैं, कार्बन के। क्योंकि कार्बन क्या है, हमने एज ए स्टैंडर्ड यूज किया है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12।
तो क्या है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, उसको हम किस में मेजर करते हैं? AMU में। पर आज के टाइम पे जो IUPAC ने रिकमेंडेड किया है हमारे एटॉमिक मास की यूनिट, वो क्या की है? U, यूनिफाइड मास। जैसे आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। तो पहले AMU था, पर अब क्या करते हैं? U, सिर्फ ओनली U। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? लिस्ट में समझते हैं। 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जब मैंने ऐसा कहा था कि H2O में आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी और 8 ग्राम आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन, और 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगी। पर वहां पे क्या था? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एलिमेंट है? 2। और आपका हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अगर इनका रेशियो निकाले तो किस रेशियो में मिलते हैं आपको? 1/8। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कि मैंने पहले कहा था कि आपको अगर हमारे वाटर में जो हाइड्रोजन है वो 1 ग्राम मिलेगी और ऑक्सीजन में 8 ग्राम की मासेस में मिलेगी। जो हमारा ऑक्सीजन का मास होता है वो कितना होता है? 16 होता है। वो 1/8 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हुए हैं? 2। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 14। ये क्या है? स्टैंडर्ड मास है, चेंज नहीं होगा कि आप कहेंगे कि किसी क्वेश्चन में आपने इनके अलग लिख दिया। ये क्या है? फिक्स है। हर एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो 1 ही होगा, 1U। ठीक है, याद करते रहिए, सुनते रहिए, याद हो जाएंगे। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? अब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एटम इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एटम्स क्या करते हैं एग्जिस्ट होने के लिए? मॉलिक्यूल्स और आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। तो एटम एग्जिस्ट करने के लिए क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है या आयंस फॉर्म कर रहा है? ये मॉलिक्यूल आयंस क्या करते हैं? एग्रीगेट होके क्या करते हैं? मैटर फॉर्म करते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। अब एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? मॉलिक्यूल्स और आयन फॉर्म कर रहा है। यही मॉलिक्यूल और आयंस क्या है? लार्ज नंबर में एग्रीगेट होके मैटर फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम फील और टच कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके एग्जिस्ट होने के लिए क्या है? उसको मॉलिक्यूल और आयंस फॉर्म करने पड़ रहे हैं। अब समझते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारा एटम किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि जो भी हमारे एटम्स के ग्रुप होते हैं, 2 और मोर एटम्स, मतलब हमारा 2 और 2 से ज्यादा एटम यूज कर रहे हैं हम मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि जब हमारे 2 और 2 से ज्यादा एटम क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ के हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिस फोर्स की वजह से वो क्या है? एक बॉन्ड बना रहे हैं। अगर जैसे सपोज हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, दूसरा हमारा वाई एलिमेंट है, हमने 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट लिए जो क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जो कि है हमारा एक्स वाई। अब क्या है कि अगर हम इंडिपेंडेंटली बात करें तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी वजह से क्या कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं? एक बॉन्ड के थ्रू, ये एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड है जो क्या कर रहा है? इनको एक साथ बनाए रख रहा है, तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अगर बॉन्ड ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा? क्योंकि एटम क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अकेले अकेले, तो वो क्या है? एक बॉन्ड के थ्रू एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो बॉन्ड, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वही ये जो केमिकल बॉन्ड को एक दूसरे से बनाए रख रहा है। ये बॉन्ड है, इसी वजह से क्या है? एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। देखो, मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो क्या है? कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में। क्योंकि हमारे एटम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे इंडिपेंडेंटली, तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, वही चीज क्या होती है? मॉलिक्यूल होते हैं। वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, वो सारी प्रॉपर्टीज ये मॉलिक्यूल शो करते हैं। जो हमारे एटम्स है ना मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है? जब आपके सेम एलिमेंट के एटम्स
ज्वाइन हो रहे हैं या आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ज्वाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का, उन वो क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम से कंस्टिट्यूट होते हैं, मतलब जो एटम का कंस्टिट्यूशन है वो क्या होगा, सेम होगा। पर कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल के, जैसे हमारा आर्गन, हीलियम, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक ही एटम, हमारा जो एलिमेंट है ना आर्गन, उसका एक ही एटम को यूज करके बने होते हैं। समझ गए? कुछ तो होंगे जो क्या है कि सेम टाइप के एटम को यूज करके बन रहे हैं मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, एक ही एटम को यूज करके बन रहे हैं। पर जो हमारे नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है आपका, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या है, जब टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के दो एटम मिल रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, O2। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल है उसे हम क्या कहेंगे, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, टू। उसी तरीके से हमारा जो थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ये मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। अगर हमारे थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे, यूनाइट होंगे, तो वो क्या होंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ओजोन होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, या तो वो क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट का होना चाहिए, तो उनका कंस्टिट्यूट क्या होगा, सेम होगा। या हमारा एक ही एटम यूज हो रहा है हमारे मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन में। नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है कि आपके जब नंबर ऑफ एटम चेंज हो रहे हैं, तो आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन के दो एटम बन रहे हैं, और हमारे ओजोन में क्या है, आपके दो की जगह पे थ्री ऑक्सीजन एटम यूज हो रहे हैं आपके ओजोन फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ एटम है, जो क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूटिंग में यूज हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के केस में सिर्फ कितने एटम यूज हो रहे हैं, टू, और ऑक्सीजन के, सॉरी, ओजोन के केस में कितने एटम यूज हो रहे हैं, थ्री। तो यही क्या है हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। देखो, हमारे जैसे मेटल्स होते हैं और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, या हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे एटम से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, जब दो और दो से ज्यादा एटम्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, ऐसे क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो हमारे जो मेटल, नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एटम से क्या होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कार्बन है, जो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। जो हमारे कार्बन का स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके बावजूद क्या है कि हमारे कार्बन से बहुत ज्यादा, और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग एटम क्या होते हैं इसके साथ जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे हम समझते हैं हमारे नॉन मेटल आर्गन क्या है, हमारा नॉन मेटल, इसकी जो एटोमिसिटी है वो क्या है, मोनो एटोमिक। मीन्स आपको जो आर्गन है जिसका सिंबल क्या होता है, AR, तो ये आपको ना AR की फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, हम कह रहे हैं कि एटम दो और दो से ज्यादा, पर हमारे कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी मिलेंगे। मीन्स वो आपको एक सिंगल एटम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे एटम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो इसी वजह से क्या है, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं। पर आर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हीलियम, He, ये भी क्या होता है, हमारा मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो हमारी डायटोमिक, जैसे आप O2 सुनते हैं ना, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। तो हमारा ऑक्सीजन क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मींस टू ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड बना के ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक H2, नाइट्रोजन डायटोमिक N2, क्लोरीन Cl2 डायटोमिक। तो ये जितने भी हमने पढ़े, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, इसके दो एटम्स मिलके हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं हम। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, जो एटम्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स करते हैं। वैसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटोमिसिटी क्या होती है, टेट्रा एटोमिक। टेट्रा मीन्स फोर, मतलब
फॉस्फोरस के 4 एटम्स मिलके हमारा फॉस्फोरस बना रहे हैं। जैसे हमारा फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P4। तो 4 क्या है इसकी एटोमिसिटी, मतलब 4 एटम फॉस्फोरस के ज्वाइन करके फॉस्फोरस फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम क्या मेटल्स, जो हमारा क्या होता है सोडियम। सोडियम क्या है हमारा मेटल्स, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा आपको Na, मतलब इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल एटम भी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, हम ये समझ रहे हैं। हमने अभी तक यही किया कि मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, एटम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, पर वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो एग्जाम्पल है कि मोनो एटॉमिक फॉर्म में कौन कौन से हमारे एलिमेंट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बाद हम समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हमारे कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपके 2 से या 2 से ज्यादा एलिमेंट ज्वाइन होते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वैसे ही हमारे डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मींस कि जो प्रोपोर्शन होगा हमारे एलिमेंट्स का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो जब हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ज्वाइन होके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर क्या है, कंपाउंड है। इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और रेशियो बाय मास क्या है, 1:8। 1:8 कैसे, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। अब हमारे इसमें जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हुए हैं, 2। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। सिंपल मैथ है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे निकालेंगे, 2/16। क्योंकि हमारे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है वाटर में, 2, और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/8। इसीलिए हमारा जो वाटर कंपाउंड है इसमें जो वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो कितना होता है 1:8। वैसे अमोनिया NH3, इसका फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का, NH3। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हमारे हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। पर हमारे NH3 में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है 3, इसीलिए इसका जो रेशियो बाय मास है वो कितना है 14:3। इसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या है CO2। तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन कितना है 1। कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:8। तो यही चीज है कि जब आपको रेशियो बाई मास कैसे निकालते हैं कंपाउंड का, कि जितने एटम्स उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं। अब क्या है कि अगर आपको जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, उसमें अपने नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। जो हमारे एलिमेंट है वाटर में वो क्या होते हैं H और O। रेशियो बाय मास क्या होता है 1:8, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि 1/8 क्यों है, जबकि मास कितना होता है हमारा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U। जब आप मास रेशियो डिवाइड बाई एटॉमिक मास करते हैं, ठीक है, मास कितना है हाइड्रोजन का 1 और एटॉमिक मास कितना है 1, तो कितना आया 1। वैसे ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो कितना आता है 8 और एटॉमिक मास जो क्या है, एक एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना आया 1/2। जब इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, जैसे हमारा कितना आया 1/1/2। तो जब हम सिंपल मैथ्स यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2/1। तो कितना आ गया आपका 2/1। तो सिंपलर रेशियो हमारे वाटर मॉलिक्यूल के कितना होता है 2:1। इसी वजह से जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो H और O का 2:1 आने की वजह से ही जो हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O।
O। हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हो रहे हैं? 2 और ऑक्सीजन के 1। ये दोनों बॉन्ड बना के, केमिकल बॉन्ड बना के क्या फॉर्म कर रहे हैं? हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब समझते हैं आयन, क्योंकि हमारा एटम जो है कंपाउंड और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमें पता है, हमने मॉलिक्यूल समझ लिया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब समझते हैं आयन। अब क्या होता है कि जब आप कंपाउंड फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल से, तो उनमें क्या होती है? चार्ज स्पीसीज होती है। मतलब आपका कंपाउंड 2 एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटल नॉन मेटल्स होंगे, डिपेंड करता है। तो वो क्या होंगे? हमारे चार्ज स्पीसीज होंगे। इसी चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं, जिनमें क्या होगा? चार्ज होगा हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन में। अब जो हमारे आयंस होते हैं, या तो वो सिंगल चार्ज एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे होंगे जितना उनका नेट चार्ज होगा। जैसे क्या है कि सपोज जो हमारा NaCl में है, उस Na में क्या होता है? हमारा 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी में क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सिंगल चार्ज से ज्यादा एक और चार्ज है ना। तो आयंस क्या है? या तो हमारा जो एटम्स होगा उसमें सिंगल चार्ज होगा, या एक से ज्यादा चार्ज होगा। और आयंस क्या होते हैं? जो हमारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? चार्ज स्पीसीज है। इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम आयंस कहते हैं। ये आयन क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है आयन, उसको हम क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है, याद रखना। नेगेटिव, जिसमें माइनस साइन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उस आयन को हम कहते हैं एनायन। और जिस आयन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस साइन होता है, उसे हम कैटायन कहते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं चार्ज स्पीसीज है? अगर हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वरना क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हुआ? एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉरी जो एटम्स होता है, वो हमारी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हमारा जो NaCl में होता है उसमें N क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। और जो हमारा क्लोराइड आयन होता है वो Cl नेगेटिव। एक क्या है? प्लस चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा हमारे जो कंपाउंड होंगे उसमें जो चार्ज स्पीसीज होंगी, एक कैटायन होगी, एक एनायन होगी। पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आयनिक कंपाउंड जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? कैल्शियम और ऑक्सीजन। जो हमारा कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। और हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/5/2। जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8/5 क्या होता है? 40 होता है। और 2 टाइम कितना होता है? 16। तो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो बाय मास कितना होता है? 5:2। क्यों? कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। देखो आते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक आपने हाइड्रोजन का सुना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो अब क्या आया? कैल्शियम आया। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको याद होते जाएंगे एटॉमिक मास। इसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम और सल्फाइड जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। और हमारा सल्फर का कितना होता है? 32। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड किया तो 3/4। अब आपको और मैग्नीशियम और सल्फर का भी मास पता चल गया। मैग्नीशियम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है? 24। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। इसी वजह से जो रेशियो बाय मास आता है वो आता है 3:4। सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl में जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और हमारे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। इसीलिए रेशियो बाय मास कितना आया? 23:33 35.5।
अब समझते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के आप कैसे केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना किसी भी कंपाउंड का, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये बताने के लिए कि उसमें जो एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है वो किस कंपोजिशन में प्रेजेंट है। मींस आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इट्स कंपोजिशन। आप बहुत सिंपली इसको केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड के। कैसे, उसकी वैलेंसी के थ्रू। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर और एक कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी होती है ना, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का यूज करके आप पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स को की रिक्वायरमेंट है दूसरे एटम से ज्वाइंट होने के लिए, जिससे वो एक कंपाउंड फॉर्म करेगी। कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जब दो और दो से ज्यादा एटम्स क्या हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, वैलेंसी की। वैलेंसी कंबाइनिंग पावर या उसकी कैपेसिटी, जो क्या बताती है कि कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की, ये समझिए उसके हैंड या आर्म्स हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या है, किसी भी एटम के आर्म्स है। सपोज जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसके कितने आर्म्स होते हैं, 2। ऑक्टोपस के कितने होते हैं, 8। तो अगर हमारा एक ऑक्टोपस क्या कर रहा है, कुछ लोगों को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, तो कितने लोगों को कैच कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है, इसे समझते हैं। ठीक है, सपोज आपके एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के कितने हैंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टोपस के 8 हैंड है। मीन्स ये समझ लीजिए कि इस एटम के कितने हैं, हमारे पास एक एटम है ऑक्टोपस, उसके कितने हैंड्स है, 8 हैंड्स है। उसने कितने ह्यूमन को कैप्चर कर सकता है ये समझते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस को हम एच से शो करते हैं। ह्यूमंस के कितने हैंड होते हैं, 1 और 2। तो क्या हुआ कि ऑक्टोपस के 2 हैंड हाइड्रोजन, सॉरी, ह्यूमन के 2 हैंड्स को कैप्चर कर रहा है। वैसे ही आपका एक ह्यूमन के 2 हैंड, जो उसके रिमेनिंग हैंड है, वो क्या उसे कैप्चर कर रहा है। इसी तरीके से आपके क्या हो गया, इन्हें भी कैप्चर कर लिया। और इसी तरीके से तो कितने ह्यूमन के को ऑक्टोपस कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, 4 ह्यूमंस को। क्योंकि देखो उसके 8 हैंड है, तो एक हैंड क्या है, ह्यूमन का एक हैंड को कैप्चर कर, दूसरा हैंड दूसरे। तो ये चीज जो हैंड है ना, वो ही क्या है कि उसके साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिमेनिंग नहीं रह रहा, तो सब के सब क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो यही क्या है कि जो हम क्या कहते हैं, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के आर्म्स होते हैं, हैंड होते हैं, जो क्या बताते हैं कि वो कितने एटम्स को होल्ड कर सकता है, कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम ऑक्टोपस और ह्यूमन बीइंग का अगर फॉर्मूला रखें तो वो कितना हो जाएगा, OH4। 1 ऑक्टोपस इन्वॉल्व हो रहा है, कितने ह्यूमंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4। क्योंकि ऑक्टोपस कितने हैं, उसके 8 हैंड है, और जो हमारे ह्यूमन है उसके भी कितने हो गए, 4 में से 2 हो गया, तो कितने हो गए, 8 हो गए। जो सब्सक्रिप्ट है 4, वो क्या इंडिकेट बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमंस ऑक्टोपस हेल्ड कर सकता है, कितने ह्यूमंस को पकड़ सकता है। तो OH4। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं जब आपको उसकी वैलेंसी के बारे में पता हो। वैलेंसी क्या है, किसी भी एटम के हैंड्स या आर्म्स है, और अगर साइंटिफिक टर्म में जो उसके बॉन्ड है, कितना उसके पास बॉन्ड है कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, एक कंपाउंड बना सकता है। अभी हमने ऑक्टोपस और ह्यूमन बीइंग की वैलेंसी या आर्म्स की बात करी। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि उनकी वैलेंसी कितनी होती है। जो हमारे आयंस होते हैं, जैसे हमारा सोडियम, सोडियम आयंस की किस फॉर्म में होता है, Na+, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। वैसी पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, कॉपर की 1, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। ये सारे चार्ट में आपको वैलेंसी दिखाई है कि हर एक एलिमेंट की आयंस की फॉर्म में
कितनी वैलेंसी होती है। वैसे ही हमारे जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। कुछ एलिमेंट्स क्या है वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनकी 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। तो वैसे क्या होती है वैलेंसी 1 2 3 4 और 1 2 2 3 इस तरीके से हो सकती है हमारे एलिमेंट की वैलेंसी। हम नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हमारा इसके बाद वाला है उसमें आयंस और वैलेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आयंस क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। अब क्या होता है कि जो हमारा किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका होता है उसके कुछ रूल्स हैं। हमारे रूल्स क्या क्या हैं कि अगर हमारा जो भी आयंस का चार्ज और वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मतलब अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, आयंस क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइम पे हम सिर्फ केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं वो समझते हैं, उसके रूल समझते हैं कि अगर आपका जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें वैलेंसी और किसी भी आयन का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो जब आप उस का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उसका नेम या सिंबल क्या होगा, फर्स्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में जो हमारा कैल्शियम होता है वो क्या होता है मेटल और ऑक्सीजन क्या होता है नॉन मेटल। तो कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सी ए फिर ओ को। इस तरीके से मतलब मेटल्स पहले लिखना है, नॉन मेटल फिर लिखना है। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl, Na क्या होता है हमारा मेटल, क्लोरीन क्या होता है हमारा नॉन मेटल। तो पहले क्या आया Na फिर Cl। आयरन सल्फाइड FeS, वैसे ही Fe क्या है, आयरन क्या है हमारा मेटल और सल्फर क्या है हमारा नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड CuO, जिसमें हमारा कॉपर Cu क्या आया फर्स्ट में और ऑक्सीजन क्या होता है नॉन मेटल। तो हमारे वैलेंसी लिखने का तरीका क्या होता है, सॉरी हमारे केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे वैलेंसी हो और आयन का जो चार्ज हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब आपका जो भी कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व है उसके फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होता है उसमें जब आप सिंबल लिखेंगे उस कंपाउंड का तो आपका फर्स्ट में मेटल आना चाहिए फिर नॉन मेटल आना चाहिए। आप किसी भी जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है अगर उसमें पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस मींस दो से ज्यादा एटम इन्वॉल्व हैं, दो से ज्यादा हमारे आयंस इन्वॉल्व हैं हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे कंपाउंड में उसको हम ब्रैकेट के बाहर से लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होंगे उनको हम ब्रैकेट के बाहर से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल MgOH का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी वैलेंसी कहिए वो क्या आ जाएगी, बाहर से आ जाएगी, या जो नंबर ऑफ आयंस है उनको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा। पर अगर हमारे पॉली एटॉमिक आयंस की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1 होगी, तो वहां पे ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पे आप सिंपल NaOH लिखेंगे। हमारे एटम्स तो क्या है दो से ज्यादा इन्वॉल्व है, पर यहाँ पे जो वैलेंसी है जो आयंस है वो कितने हैं 1 है, तो इसलिए NaOH। ठीक है, आप ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट जब एक से ज्यादा वैलेंसी होगी तब आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे वैलेंसी। अब क्या है जो हमारे सिंपल कंपाउंड होते हैं उसके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जो हमारे सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मींस 2। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं उन्हें हम सिंपलेस्ट कंपाउंड कहते हैं। इनको लिखने का तरीका क्या है कि जो भी आपके एलिमेंट यूज हो रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो वहां पे उसके नीचे आप उसकी वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद उसे क्रॉस ओवर कर देंगे, तो उससे क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम अपने सिंपलेस्ट कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका क्या होता है HCl। जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो हमने क्या किया, क्रॉस, हमने दोनों की वैलेंसी को क्या किया, क्रॉस किया उनके एलिमेंट से, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
HCl। सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी क्या पढ़ी हमने 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2। देखो ये एग्जाम्पल सुनने से क्या होगा, इनको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आएगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा कि वैलेंसी कितनी होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बार बार बोलते हैं तो अब हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। तो ये चीजें अगर हम सुनते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। अब अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लेके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बोली 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो अगर हम इसे क्या करें, क्रॉस करें, अगर क्रिस क्रॉस करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S। तो क्योंकि 2 कैसे क्रिस क्रॉस में, इसका तो जो नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं 2, ये किस लिए कर रहे हैं, जहां हम सल्फर की जो वैलेंसी है वो किसके नीचे लिख रही है, हाइड्रोजन के नीचे, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो सल्फर के नीचे, इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। वैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो इसका फॉर्मूला अगर हम क्रिस क्रॉस कर देंगे तो कितनी हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा CCl4। तो Cl की 4 क्यों है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो क्रिस क्रॉस करने पे CCl4। अगर आपको आयनिक कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाए तो सिंपली है कि जैसे एग्जांपल के लिए वैसे ही करते हैं, क्रिस क्रॉस ही करते हैं, पर हम क्या होते हैं उनके ऊपर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम अपने कंपाउंड की वैलेंसी लिख रहे हैं, वैसे ही हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो आयंस होते हैं उसको हम लिखते हैं, फिर से क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो हमारे Mg होती है उस पर कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है 1 नेगेटिव। तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का वो क्या हो जाएगा MgCl2। Mg किसकी वैलेंसी को दिखा रहा है, क्लोरीन की, और Cl किसकी वैलेंसी को दिखा रहा है, हमारे मैग्नीशियम की। अब जो हमारे क्या बता रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में कि 2 क्लोराइड आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, मतलब कितने आपको, अगर ये कंपाउंड है हमारा Mg, तो इसके क्या है 1, और इसको कितनी क्लोरीन है इसके पास 2, क्योंकि ये 2 किस चीज को दिखा रहा है कि इसमें कितने एटम्स रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के, तो 1 2। मैग्नीशियम के कितने, एक आयन किसको बनाने के लिए, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन को जब इनके साथ बॉन्ड बना रहा है तो हमारा क्या बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हमारी वैलेंसी और आयंस क्या होने चाहिए, हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तो मैग्नीशियम का कितना चार्ज होता है 2 प्लस, और हमारे क्लोरीन का कितना होता है 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। तो ये इसने क्या किया, आयंस की शेयरिंग करी और हमारा इस जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसको बैलेंस कर दिया। तो इसीलिए क्या है, हमेशा हमारा अगर हम किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वैलेंसी और आयंस हमेशा क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। कुछ और एग्जांपल हमारे आयंस के जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है 2 नेगेटिव। तो इसका केमिकल अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया Al2O3। इसी तरीके से हम कैल्शियम ऑक्साइड A, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 नेगेटिव। अब अगर आप फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन गया Ca2O2। पर क्या है कि इनकी जो वैलेंसी है दोनों ही एलिमेंट की क्या है सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा CaO। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम जो नाइट्रेट होता है इसमें क्या होता है Na और NO3। नाइट्रेट क्या है NO3 और सोडियम क्या है Na। जो हमारा Na है इसकी वैलेंसी या इसके ऊपर कितना चार्ज होता है 1 पॉजिटिव, और नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव। तो इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो NaNO3 आपका सिंपल एक जो फॉर्मूला है वो बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH और कैल्शियम क्या है Ca। जो हमारा Ca है इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, या इसके जो कैल्शियम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है 2 प्लस, और जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है उसके ऊपर 1 नेगेटिव। अब हमने क्या कहा था कि जब हमारे दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, मींस पॉली एटॉमिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं वैलेंसी को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, Ca अगर क्रिस क्रॉस किया तो Ca के कितना मिला 1 और OH को 2, और OH के हमारा कैल्शियम एक हो गया, O एक एटम हो गया, ऑक्सीजन एक एटम हो गया। तो दो से ज्यादा आपके एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में। तो जो हमारा पॉली एटॉमिक का जो फॉर्मूला होगा उसमें वैलेंसी क्या चल जाएगी बाहर से, तो क्या हो गया ब्रैकेट के बाद CaOH का होल स्क्वायर आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो आप समझ गए कि आपने क्या किया, CaOH का होल स्क्वायर लिखेंगे, ना कि OH2 लिखेंगे। क्योंकि क्या है कि जो ये 2 दिखा रहा है ना, ये 2 इसको हम ब्रैकेट के बाहर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके O और H दोनों के आयंस के बारे में बता रहे हैं। तो आयंस के बारे में दोनों का है, तो इसीलिए ब्रैकेट का यूज हो रहा है। अगर हम CaOH2 की बात करेंगे तो ये 2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ H के आयंस के बारे में बताएगा। ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए। अब क्या है कि या आप कह सकते हैं कि एक कैल्शियम क्या है, उसके एक कैल्शियम किसको, एक O और एक H, एक O और एक H, क्योंकि क्योंकि अगर हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं तो जो ये 2 है ना, सबस्क्रिप्ट 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम। तो एक कैल्शियम एटम से कितने हमारे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे 2, और कितने हमारे हाइड्रोजन बना रहे 2। तो सी इसीलिए हम क्या ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं, जो ये डिनोट कर रहा है केमिकल फॉर्मूले का कि हमारे 1 एटम ऑफ कैल्शियम किससे बॉन्ड हो रहे हैं, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लगते हैं, सोडियम कार्बोनेट में क्या प्रेजेंट होता है, Na और CO3। CO3 क्या है आपका कार्बोनेट। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वैलेंसी कहिए या उसके जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे सोडियम में, वो क्या होते हैं 1 पॉजिटिव और कार्बोनेट में 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया Na2CO3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया, हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारा Na है वो क्या है, एक ही आयन है। तो हम इसको बता सकते हैं कि सिर्फ इसके 2 आयंस हैं, और सॉरी मतलब कार्बोनेट में 2 सोडियम हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन यूज करें, इसलिए हमने ब्रैकेट को यूज नहीं किया। वहां पे क्या था, O अलग था, H अलग था, दोनों को बताने की दोनों की वैलेंसी 2 है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट का यूज किया। हाँ, जैसे हमारा अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट NH4SO4। अब अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें तो जो NH4 होता है, पूरे का पूरे की बात कर रहे हैं हम, NH4 अमोनिया की, तो इसकी जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं 1 पॉजिटिव, और जो हमारा सल्फेट होता है वो कितना होता है 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करेंगे तो NH4 2 आएगा, SO4 1 आएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है 2NH4 की बात करें, 2 अमोनिया की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे क्या होंगे 2 अमोनिया है, ये बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। समझ गए कि ब्रैकेट का यूज कहाँ पे करते हैं, जब आपके पास 2 एटम प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक है, क्योंकि वहां पे क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आप 2 किसके लिए यूज कर रहे हैं, N के लिए कर रहे हैं या H के लिए कर रहे हैं, हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए बाहर से ब्रैकेट बना रहे हैं। तो इसीलिए क्या है NH4 का होल स्क्वायर SO4। ठीक है, ये है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब समझते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी हमारे एटम्स इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उनका जो सम होता है एटॉमिक मास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी एटम यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उन सब का जो टोटल मास होता है उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, जब एटम्स कंबाइंड होते हैं, तो एटम का जो जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वही उनके मास को जब आप सम करेंगे, उनका टोटल करेंगे, वो होगा मॉलिक्यूलर मास। जो हमारा रिलेटिव मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट यू से। मींस अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास निकालना है, तो वो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि रिलेटिव जब टोटल मॉलिक्यूल में जितने एटम इन्वॉल्व है उन सब के मास को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और आपसे HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो कैसे करेंगे आप,
जैसे आपका जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1U। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U। अब तो ये दो का तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अब अगर हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है हमारे वाटर फॉर्मेशन में, उनका जो मास है उनको क्या कर देंगे हम सम। अब हमको पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इक्वल टू 18U। तो हमारा वाटर का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है 18U। इसी की तरह अगर आपको HNO3 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने की कहा जाए तो हमारे कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है H, N और 3। अब हम इनकी मास की बात करते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है 1 एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 1। आपके पास नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है 1। आपके पास ऑक्सीजन कितनी है 3 एटम्स हैं। तो आप क्या करेंगे 16 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो आप क्या करेंगे जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं आपके HNO3 के फॉर्मेशन के लिए उनको क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो कितना आ गया 63U। यही क्या है आपका नाइट्रिक एसिड का एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के बाद हमारा जो फॉर्मूला यूनिट मास, जो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास है किसी भी सब्सटेंस का, इसको भी हम जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालते हैं ना उसी की तरह होता है कि जितने भी एटम का मास होता है उनका हम सम कर देते हैं तो आपका फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाता है। सेम मैनर है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा। ठीक है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं आयन फॉर्मेशन में उसके कंस्टिट्यूएंट का आप वर्ड फॉर्मूला यूज करके आप फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, NaCl में अगर आप फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं तो Na का जो मास होता है वो कितना होता है 23 और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। दोनों के कितने कितने प्रेजेंट है 1 एटम प्रेजेंट है। तो आपका कितना आ गया 58.5U। सिंपली है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हैं। दूसरा आपका एग्जांपल CaCl2। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना पड़ा आपने 35.5। क्योंकि हमारे क्लोरीन के कितने एटम इन्वॉल्व हैं 2, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ गया 111U। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम आयंस और वैलेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।